ये जो लड़ाई चल रही है इजराइल और हमास के बीच में गाजा पट्टी पर, उसका हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने की बहुत ज़रूरत है। दरअसल में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर या उससे पहले भी उसकी हम बात कर सकते हैं, एक यूरोप में बड़ा आंदोलन चला कि जूज यूरोप में, अमेरिका में सुरक्षित नहीं है, उनको एक जगह मिलनी चाहिए। हमें इस हिस्ट्री का तो पूरा पता है कि जर्मनी में क्या हुआ, जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करोड़ों लोगों की जानें गई। कुल मिला के अगर हम कहें तो 7-8 करोड़ लोग उसमें मारे गए थे। उसमें जूज की संख्या भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। करीब 60 लाख के करीब जूज यूरोप में उनकी हत्या की गई। तो उसी पृष्ठभूमि में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के समय ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर ये प्लान बनाया कि जूज को एक जगह दी जाए इस इलाके में, पैलेस्टाइन के इलाके में, जहाँ पर पहले ब्रिटेन का कब्जा था। तो 1948 में ये एक स्थान, एक जगह यहाँ पर दी गई। तो इसका मतलब ये नहीं था कि कोई जगह खाली थी, यहाँ पर लोग रहते थे, तो उन लोगों को हटा करके जूज को बचाने की, जूज का एक अपना इंडिपेंडेंट राष्ट्र, नेशन बनाने की ये जो यूरोपियन योजना थी, खासतौर से ब्रिटेन की जो योजना थी, तो वो लागू की गई। उस समय उसका बहुत विरोध हुआ और अरब कंट्रीज ने, वहाँ के लोकल लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन वो उनका मुकाबला नहीं कर पाए और इस तरह से एक उनकी स्टेट की स्थापना हुई। उसके बाद में भी लड़ाइयाँ हुई हैं, बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई हैं। 1967 की लड़ाई एक बड़ी लड़ाई मानी जाती है, जबकि कई अरब कंट्रीज ने मिलके ये सोचा कि इजराइल ने जो कब्जा कर रखा है, तो उस कब्जे के खिलाफ में, उनके खिलाफ में उनको वहाँ से हटाया जाए। लेकिन जिस तरह का मिलिट्री बैलेंस वहाँ पर था, तो उसमें इजराइल ने जितनी भी अरब कंट्रीज की सेनाएं थी उन सबको हरा दिया। वो सेनाएं इजराइल की सेना का मुकाबला नहीं कर पाई और इस तरह से 1967 में इजराइल ने एक बहुत बड़ा इलाका, पहले जो इलाका इनके पास था उससे भी कई गुना जाके इलाका इन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो उसमें सीरिया में गोलन हाइट्स है, या जॉर्डन में वेस्ट बैंक था, या इजिप्ट का साइनाई। तो इस तरह से कई नई इलाके इनके पास में, इजराइल के पास में आ गए। फिर एक बार फिर एक लड़ाई, बड़ी लड़ाई हुई 1973 में। उसमें इजिप्ट और इराक की सेनाओं ने थोड़ा सा मुकाबला दिया था, लेकिन अंत में इजराइल की सेना ने उनको भी परास्त किया। तो इस तरह से उस सारे इलाके पर जो इन्होंने 1967 में दबाया था, तो उस पर इनका कब्जा चल रहा है। तो उसी कब्जे में बाद में समझौते हुए, इजिप्ट के साथ समझौते हुए, तो उस समझौते के तहत साइनाई इन्होंने खाली कर दिया। लेकिन सीरिया का गोलन हाइट्स है, या जॉर्डन का वेस्ट बैंक है, जिसमें जेरूसलम भी आता है, और गाजा पट्टी, ये इलाके अभी भी इजराइल के कब्जे में हैं। अब हो क्या रहा है कि धीरे धीरे, चूंकि पैलेस्टीनियन के पास में उस तरह से मुकाबला करने की ताकत नहीं थी, तो इस मुद्दे को धीरे धीरे दुनिया भूलती जा रही थी। अमेरिका की भी ये पूरी कोशिश थी कि इजराइल को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, और बाकी जो भी कंट्रीज है आसपास की, जहाँ पर मुस्लिम शासन है, तो उन सभी पर दबाव डाल करके इजराइल के साथ समझौता करने वाली बातें अमेरिका बहुत तेज़ी से लागू कर रहा था। तो इसी तहत जैसे यूएई से समझौता हुआ, या सऊदी अरेबिया से होने वाला था, या इन लोगों ने कुछ नए ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया को भी शामिल किया गया, जिसका नाम I2U2 है। उसमें इंडिया है, इजराइल है, यूएई है, यूएसए है, और अभी कुछ G20 के समय कुछ और नई बातें की गई, जिसमें कहा गया कि ट्रांसपोर्ट
का कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा, जो इंडिया से लेके सऊदी अरेबिया, यूएई होकर के, इजराइल होके यूरोप जाएगा। तो इस तरह की सारी बातें चल रही थी। लेकिन अभी जो अक्टूबर में घटना हुई, 7 अक्टूबर की जो घटना हुई, उससे वो सारे समीकरण अब काफ़ी बदल गए हैं और परिस्थिति एकदम बहुत बदलाव में आ गई है, इस सेंस में कि इस घटना का जो ग्लोबल रिएक्शन हुआ है, जिस तरह से जनता अमेरिका में, यूरोप की हर कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सारी मुस्लिम कंट्रीज में जो सड़क पर आके जिस तरह से पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में जिस तरह से प्रदर्शन, नारेबाजी और आंदोलन किए हैं, उससे जो दुनिया का जो बैलेंस था, जो पावर बैलेंस जो बन रहा था, जिसमें लग रहा था कि पैलेस्टीन का मुद्दा कोई खास मुद्दा नहीं है, उसको भुलाया जा सकता है और उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है, तो वो परिस्थिति अब एकदम से बदल गई है। हालांकि लड़ाई अभी भी चल रही है, लड़ाई के को काफ़ी समय हो गया है, इतने लोगों की मौतें भी हुई हैं, 20,000 लोग मारे गए हैं और 50-60 हज़ार लोग घायल हुए हैं और कुल जो जनता करीब 20 लाख के करीब गाजा की थी, उसको डिस्प्लेस ऑलमोस्ट 90% लोगों को डिस्प्लेस किया गया है। सारा जो भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग है, हॉस्पिटल्स हैं, जो भी कुछ है, सब तहस नहस है। लेकिन अभी भी रेजिस्टेंस की जो फोर्सेज हैं, तो वो झुकी नहीं है, वो लगातार इस इजरायली हमले का मुकाबला कर रहे हैं और साथ के साथ ये लड़ाई अब थोड़ी थोड़ी सी और दूर भी फैलने लगी है। जैसे हाल के कुछ दिनों में यमन में हुथी जो फोर्सेज हैं, जो पहले 10 साल से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, तो वहाँ पहले सऊदी अरेबिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो अब उन्होंने काफ़ी कुछ जो सी ट्रांसपोर्ट है, शिप्स का जो मूवमेंट है, उसको काफ़ी डिसरप्ट किया है। रेड सी से होके, स्वेज कैनाल से होके जो व्यापार होता था, वो काफ़ी ठप हुआ है और एक तरह से एक बहुत बड़ा प्रेशर बन रहा है, ग्लोबल प्रेशर बन रहा है कि सीज फायर हो। खाली यही नहीं, लेकिन इसका कोई दीर्घकालीन सॉल्यूशन भी आना चाहिए। जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात आज की जा रही है, उसको लोग करीब करीब भूल ही गए थे, कोई उसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन दुनिया में चारों तरफ बड़े जोर से उसकी अब एक तरह से उसका समर्थन मिल रहा है। हालांकि इन सारी चीज़ों का इजराइल पे कितना असर पड़ता है और साथ साथ अमेरिका, जिसके सहारे इजराइल जो सब कुछ अपनी पॉलिसी डिसाइड करता है, सारा पैसा अमेरिका से आता है, सारे हथियार वहाँ से आते हैं, टेक्नोलॉजी वहाँ से आते हैं, तो उन पर कितना असर पड़ेगा, कब असर पड़ेगा। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है कि अब आगे आने वाले 1-2 सालों में ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है ये। यूक्रेन वॉर ने जियोपॉलिटिक्स को बहुत बदला था। जिस तरह से यूरोप ने, अमेरिका ने ये योजना बनाई थी कि अगर जब रसिया का हमला हुआ उस समय रसिया पर इस तरह से आक्रमण किया जाएगा, मिलिट्रीली नहीं, लेकिन मिलिट्री से भी ज़्यादा इकोनॉमिक आक्रमण जो यूरोप और अमेरिका ने मिलकर जिस तरह से प्लान किया था, तो उसके पीछे उनकी योजना ये थी कि रसिया एक तरह से इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और एक सोसाइटी के सेंस में पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। लेकिन वो नहीं हुआ। रसिया आज की तारीख में पिछले 2 सालों में और भी ज़्यादा मजबूत स्थिति से उभर कर आया है। तो यूक्रेन की लड़ाई से जियोपॉलिटिक्स बहुत बदली। ज़्यादातर ग्लोबल साउथ की कंट्रीज ने रसिया का ही साथ दिया, उसमें इंडिया, चाइना का सहयोग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इस सेंस में कि शुरू के महीनों में जब लड़ाई चालू हुई तो ऑयल परचेज में चाइना और इंडिया ने जिस तरह से अपनी इंडिपेंडेंस शो की और रसिया से ऑयल इंपोर्ट किया, तो उससे शुरू के महीनों में जो एक रसिया की हालत बहुत ख़राब हो सकती थी, उससे वो बच पाया। लेकिन अब
इस सिचुएशन में जो लड़ाई अभी चल रही है इजराइल की हमास के खिलाफ, उससे सिचुएशन और भी काफ़ी ज़्यादा बदल रही है, इस तरह से कि अब सारी मुस्लिम कंट्रीज ही नहीं, लेकिन और भी ग्लोबल साउथ की जितनी भी लैटिन अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज हैं या चाइना रसिया हैं, इन सब ने जो यूनिटी दिखाई है खासतौर से इस मुद्दे पे कि सीज फायर इमीडिएटली हो और ये सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, 2 स्टेट सॉल्यूशन उसको लागू किया जाए, तो ये प्रेशर बहुत तेजी से बन रहा है। हालांकि हिंदुस्तान का इसमें जो रुख था, तो शुरू में तो ये लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इजराइल के फेवर में है। इस तरह के स्टेटमेंट जो शुरू में प्रधानमंत्री की तरफ से आए, तो उसमें टेररिज्म वाले एस्पेक्ट्स पर ही ज़्यादा फोकस था। उसमें लड़ाई के बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल सिचुएशन कि इजराइल का कैसे सारे इलाके पर कब्जा है, या जो गाजा पट्टी में जिस तरह से अपार्थाइड वाला सिस्टम वेस्ट बैंक में जो उन्होंने लगा रखा है, सप्रेशन है, ऑक्यूपेशन है, गाजा पट्टी को जिस तरह से ओपन जेल बना रखा था, तो वो सारी चीज़ें भूल के खाली इस मुद्दे पर कि ये अटैक टेररिस्ट अटैक है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन बाद में हिंदुस्तान की पॉलिसी में धीरे धीरे चेंज आया है। शुरू में उन्होंने कहा कि भाई हम इजराइल के जो हिस्टोरिकल राइट्स हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन के फेवर में हैं, और अभी रिसेंटली यूएन में जो वोट हुआ है तो उसमें इंडिया ने फाइनली इस डिमांड के साथ बाकी कंट्रीज का साथ दिया है कि इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात समझने की यह है कि G20 के समय इंडिया की जो सिचुएशन बनी थी, उस समय इंडिया ये दावा कर रहा था कि हम ग्लोबल साउथ के साथ में हैं, और खाली साथ में ही नहीं, हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप भी करेंगे। हम जिस तरह से साउथ अफ्रीका को G20 में शामिल करवाया, और जिस तरह से कोविड वैक्सीन के मुद्दे उठाए गए, बाकी जो बातें की जा रही थी कि इंडिया ग्लोबल साउथ का एक इम्पोर्टेंट लीडर बन सकता है, उस बात को अब थोड़ा तो धक्का लगेगा इस सेंस में कि हालांकि हम अपनी जो पॉलिसी है वो धीरे धीरे बदल दी है, और अब हम सीज फायर का 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम उस ताकत से नहीं बोल पा रहे हैं जिस ताकत से बाकी जो कंट्रीज अफ्रीका की हो, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, चाइना हो, रसिया हो, या मुस्लिम कंट्रीज में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जैसे टर्की है, ईरान है, मलेशिया है, जिस तरह से वो उठा पा रहे हैं। तो ये एक आइडिया इंडिया का कि ग्लोबल साउथ की लीडरशिप हम देंगे, वो कहाँ तक हम कर पाएंगे, लीडरशिप का सवाल थोड़ा पीछे हट रहा है। अभी तो हम ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के साथ चलने की जो बात है, वहाँ भी हमारे कदम थोड़े धीरे धीरे ही उठ रहे हैं। तो ये एक मुद्दा है जो अभी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। लड़ाई बंद हो भी जाएगी, सीज फायर मान लो होता भी है आगे वाले समय में, 1 महीने में, कभी भी, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात है, 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात है, वो मुद्दा जिंदा रहेगा और वो जियो पॉलिटिक्स पर काफ़ी हावी रहेगा। मान लो कि आप 1-2 साल जियो पॉलिटिक्स का मेन मुद्दा यही रहने वाला है, तो इंडिया चूंकि बहुत फोर्सफुली कुछ नहीं कह पा रहा है, इसमें आगे नहीं आ पा रहा है, तो इसका इंडिया का जो इरादा था ग्लोबल साउथ की लीडरशिप देने का, तो वो कहाँ तक सार्थक हो पाएगा, कहाँ तक इंडिया वो निभा पाएगा, ये एक देखने की बात है। थोड़ा सा यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो उसमें डिमांड बेसिकली ये है कि 1967 के पहले जो इजराइल की बॉर्डर थी, तो वहाँ तक इजराइल रहे, और इजराइल ने 1967 वॉर में जो इलाके हासिल किए हैं वहाँ से वो वापस हो। तो इसमें गाजा पट्टी भी होगी, इसमें वेस्ट बैंक भी होगा, ईस्ट जेरूसलम भी होगा, और सीरिया का जो गोलन हाइट्स का जो पार्ट है तो वो भी वापस होगा। तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि इस पर इजराइल या अमेरिका बहुत आसानी से एग्री करने वाले नहीं है। इजराइल इसका पूरी तरह से विरोध करता रहेगा। अब चूंकि ग्लोबल प्रेशर इतना बन गया है,
तो एक पॉसिबिलिटी दिखती है। हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन हाँ, ये मुद्दा जो पूरी तरह से दुनिया के सामने से गायब हो गया था, अब वो मुद्दा बहुत जीवित रूप में हमारे सामने है। और जियोपॉलिटिक्स, खासतौर से जो मुस्लिम वर्ल्ड की 50 कंट्रीज की जो पॉलिटिक्स है, तो वहाँ ये मुद्दा काफ़ी जिंदा रहेगा। इसलिए जिंदा रहेगा कि जनता इसके साथ में है। ये हो सकता है कि बहुत सारी कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज में वहाँ की जो गवर्नमेंट है, स्टेट पावर है, वो अगर कंप्रोमाइज करना चाहें तो भी वहाँ की जनता उनको ये कंप्रोमाइज नहीं करने देगी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि कम से कम 1-2 साल ये मुद्दा बहुत हावी रहेगा जियो पॉलिटिक्स में। और इसमें रशिया चाइना का पूरा साथ तो है ही है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, इसके साथ में अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका की, एशिया की बाकी कंट्रीज भी काफ़ी शामिल हैं। और हो सकता है कि यूरोप की कुछ कंट्रीज भी शामिल हों, सामने आ जाएं। ऑब्वियसली इजराइल का, अमेरिका का विरोध रहेगा। तो इसमें जैसा मैं पहले कह रहा था कि इंडिया चूंकि कह तो रहा है 2 स्टेट सॉल्यूशन की, लेकिन फोर्सफुली नहीं कर पाएगा, इसलिए आगे आकर कुछ पार्टिसिपेट करे तो वो संभावनाएं काफ़ी कम लगती है। ये एक ऐसा मुद्दा है कि अमेरिका क्यों इस तरह से पूरी तरह से अनकंडीशनली इजराइल को सपोर्ट करता है। तो इसका कोई सीधा साधा आंसर नहीं है। एक तो जो आंसर दिया जाता है वो है कि जो इजराइल की लॉबी होती है, जूज की जो लॉबी होती है यूरोप में, अमेरिका में, खास तौर से अमेरिका में, वो इतनी स्ट्रांग होती है, पैसा भी उनके पास बहुत होता है और वो वहाँ के चुनावों को भी डिसाइड करते हैं। बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पर पैसा खर्च करते हैं, तो कोई उनके सामने आके उनकी खिलाफत करने से घबराता है। लेकिन ये एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, पर एक हिस्टोरिकल लेगेसी भी है, इन दी सेंस कि जब 67 की लड़ाई या 1973 की लड़ाई में इजराइल ने जिस तरह से शो किया कि वो अकेले ही आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं, तो उसमें आप जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, सीरिया, लीबिया, इन सबको एक छोटी सी कंट्री मात दे सकती है। तो वो एक इमेज इजराइल की, वो भी यूरोप में और अमेरिका में है कि हमारा एक बहुत बड़ा साथी उस इलाके में है, उस इलाके में जहाँ की ऑयल प्रोडक्शन होता है, जो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो वो एक हिस्टोरिकल कारण है। हालांकि अब उस आर्ग्यूमेंट में इतना दम नहीं है। अमेरिका के पास खुद इतनी ताकत होती है कि अगर किसी को लड़ना चाहे, दबाना चाहे, तो वो खुद कर सकता है, इजराइल की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी कारण हो, और इस पर सहमति नहीं हो पाती है कि भाई ऐसा क्या है कि अनकंडीशनल सपोर्ट इजराइल को देता है पूरी तरह से, पैसे का, हथियार का, डिप्लोमेसी का, यूएन में वीटो पावर का, सबका, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जो भी कारण हो, कुल मिला के अभी तक जो स्थिति है उसमें इजराइल पूरी तरह से अमेरिका पर, अमेरिकन पॉलिसी पर हावी रहता है। एक तरह से इजराइल डिसाइड करता है अमेरिकन पॉलिसी। हालांकि इससे अमेरिकन जो प्लान है, अमेरिका का प्लान है कि ये छोटी मोटी लड़ाइयों से दूर हटके, जैसे अफगानिस्तान से वो वापस हुए, वो इस इरादे से हुए कि अब हमें सारी जो ताकत है वो बड़ी, जो हमारी दुश्मन शक्तियां हैं, जैसे उसमें रूस और चीन है, उन पर फोकस करना चाहिए। तो इससे, इस लड़ाई से, मिडिल ईस्ट की लड़ाई से अमेरिका का वो सारा प्लान भी गड़बड़ होता है, क्योंकि सारा फोकस पहले जो यूक्रेन पर था अब मिडिल ईस्ट पर आता है। लेकिन फिर भी अमेरिका को ये समझ नहीं आ रहा है, या धीरे धीरे समझ में आएगा, कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी तक तो उनका पूरा अनकंडीशनल सपोर्ट उसके पास में है। खाली रूलिंग पार्टी का ही नहीं, जो बाइडेन की सरकार का ही नहीं, पर जो भी दूसरे जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं, उनमें ट्रंप हो या आरएफ के जूनियर हो, सभी इजराइल के पूरी तरह से समर्थक हैं। पर कब तक ये स्थिति चलती रहेगी, कब तक अमेरिका इस बात पर अड़ा रहेगा कि हमें तो कुछ भी हो इजराइल का सपोर्ट करना है,
तो ये आने वाला समय, खासतौर से ये 1-2 साल का जो जियोपॉलिटिक्स में चेंज आएगा, उसका असर यूरोपियन पॉलिटिक्स पर, अमेरिकन पॉलिटिक्स पर कितना पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये देखने की बात है। पर ये मुद्दा बना रहेगा आने वाले 1-2 साल में। जियोपॉलिटिक्स इसी से गाइड होती रहेगी। यही एक मुद्दा है जिसके आसपास सारी लड़ाई जो डोमिनेशन की है, हेजेमनी की है, तो वो चलती रहेगी।